हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब लोग। तो फ्रेंड्स, मैं आपके साथ बहुत दिनों के बाद जुड़ा हूं। तो फ्रेंड्स, आज से चलिए हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं अपने सेशन को। और वही जो आज जो मैं आपको कराऊंगा, तो आज जो है मैं आपको बीपीएससी टीआरई 1 टीआरई 2 टीआरई 3 में पूछे गए सारे क्वेश्चन और साथ में ही एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो कि आपके बीपीएससी टीआरई 4 में आ सकते हैं, वो सभी प्रश्न यहाँ पर कराने वाला हूँ। और साथ में यहाँ पर आपको डिटेल डिस्कशन भी कराऊंगा। जो भी प्रश्न पूछे गए हैं, जिस भी टॉपिक से प्रश्न पूछा गया है, उसका यहाँ पर मैं आपको डिटेल डिस्कशन कराने वाला हूँ। तो इस सेशन को आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा, बिकॉज इस सेशन को देख लेने के बाद ही आपका जो है बीपीएससी टीआरई 4 के लिए 60 से 70% प्रिपरेशन यहीं से हो जाएगा, क्योंकि ये बेहद इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कि क्या आपके पैटर्न में प्रश्न पूछा जा रहा है। तो प्रीवियस पैटर्न को देखते हुए मैंने यहाँ पर क्वेश्चन आपके लिए सेट करा है, और टीआरई 4 में यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्ट टैली करने को आपको देखने को मिलेंगे। तो ये सेशन आप लोग मिस नहीं करिएगा, इस सेशन को ज़रूर देखिए। ये सेशन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा, मैं तो कहता हूँ यार, 100% ये सेशन आपके लिए बेनिफिशियल होने वाला है। और इस सेशन को बहुत ही ध्यान से आप लोग देख लीजिए, यहाँ पर आपको डिटेल डिस्कशन भी मैं करा देता हूँ। और देखो भाई, ये जो सेशन है आपका अब जो है मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे को लिया जाएगा, ठीक है। तो 3 दिन में ये सेशन लूँगा, मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे, क्योंकि वही डेली ये सेशन अब लेना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मैं अब मात्र 3 दिन ही लूँगा, मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे। बट इतना में ही मैं आपको इतना ज़रूर करा दूंगा कि आप जो है बहुत अच्छा मार्क्स अपने बीपीएससी टीआरई 4 में स्कोर कर लेंगे, ठीक है। तो स्कोर करने के लिए मैं सारी तैयारी उस तरह से करा दूंगा कि बहुत ही अच्छी तरह से आप लोग स्कोर अपने एग्जाम में कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर मैं आपके साथ डिटेल क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस कर लेता हूँ। एंड हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से धारा नापता है। तो भाई देखो, धारा अगर नापता है, पूछ ले आपसे कि कौन धारा नापता है। एनीमोमीटर, अल्टीमीटर, अमीटर, वोल्ट मीटर, एक से अधिक या कोई नहीं। तो देखो भाई, जो धारा नापता है वो नापता है आपका कौन, तो अल्टीमीटर आपका जो है वो अल्टीमीटर कहता हूँ। ये धारा अगर आपसे पूछ ले कि कौन नापता है, तो अमीटर जो है आपके धारा को नापता है। किसको नापता है, तो धारा को कौन नापता है, तो अमीटर नापता है। अगर आपसे पूछा जाए कि एनीमोमीटर पूछ ले कि एनीमोमीटर क्या है, इसका क्या काम है, तो भाई ये वायु की गति नापता है। क्या करता है, तो वायु की गति, वायु की गति को कौन मापता है, तो वायु की गति को एनीमोमीटर नापता है, ठीक है। अल्टीमीटर जो है, अल्टीमीटर ये क्या करता है, तो विमान की हाइट को नापता है, विमान की हाइट को नापता है। विमान का ऊंचाई को कौन नापता है, तो अल्टीमीटर जो है विमान की हाइट को नापता है। वोल्ट मीटर अगर आपसे पूछा जाएगा, तो वोल्ट मीटर आपका पोटेंशियल डिफरेंस को मापता है। पोटेंशियल डिफरेंस, जिसे कि विभवांतर कहा जाता है, पोटेंशियल डिफरेंस को, पोटेंशियल डिफरेंस को आपका वोल्ट मीटर नापता है। वोल्ट मीटर नापता है पोटेंशियल डिफरेंस को, ध्यान में रख लीजिएगा। आपसे एक पूछा जाता है गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर भी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रख लेना। गैल्वेनोमीटर अगर पूछ ले आपसे कि गैल्वेनोमीटर से क्या मापा जाता है, तो याद रख लीजिएगा, ये धारा की उपस्थिति को मापता है, धारा की उपस्थिति को मापता है, धारा की उपस्थिति को मापता है, ठीक है। तो गैल्वेनोमीटर क्या मापता है, तो धारा की उपस्थिति को मापता है। पोटेंशियोमीटर अगर पूछ ले कि पोटेंशियोमीटर क्या नापता है, तो विभव नापता है, पोटेंशियोमीटर विभव नापता है। नेक्स्ट पूछा जाएगा आपसे कि बैरोमीटर, तो बैरोमीटर आपसे पूछे तो बैरोमीटर वायुमंडलीय दबाव नापता है। वायुमंडल दबाव क्या होगा, नापता है, तो वायुमंडल का दाब या दबाव, वायुमंडल का जो है वही ये दाब नापता है या दबाव नापता है आपका वेरोमीटर। नेक्स्ट अगर पूछा जाए कि कोस्कोग्राफ क्या नापता है, तो कोस्कोग्राफ याद रख लीजिएगा, पौधे की वृद्धि नापता है। ये सभी चीज अपने कॉपी में नोट डाउन करेंगे आप लोग। कोस्कोग्राफ, कोस्कोग्राफ पूछ ले तो इसमें याद रख लेना है, पौधे का जो है वृद्धि, जो पौधा का वृद्धि होता है भाई, पौधा का वृद्धि को मापता है कोस्कोग्राफ। पौधा का वृद्धि को कौन मापता है, तो कोस्कोग्राफ मापता है। एक पूछा जाता है आपसे हाइड्रोमीटर, हाइड्रोमीटर क्या पूछा जाएगा, तो एक पूछा जाता है आपसे हाइड्रोमीटर। एक हाइड्रोमीटर होता है, एक होता है हाइग्रोमीटर। तो हाइड्रोमीटर अगर पूछ ले तो आपेक्षिक घनत्व दीजिएगा। हाइड्रोमीटर पूछ ले तो आपेक्षिक घनत्व, आपेक्षिक घनत्व। हाइड्रोमीटर पूछ ले तो आपेक्षिक घनत्व। और अगर हाइग्रो पूछ ले, हाइग्रोमीटर पूछ ले, अगर हाइग्रोमीटर पूछ ले तो उसमें दे दीजिएगा आप क्या, तो आपेक्षिक आर्द्रता, आपेक्षिक आर्द्रता, आपेक्षिक आर्द्रता उसमें देना है आपको। क्या देना है,
तो अपेक्षिक आर्द्रता जो जो देना है भाई वो देना है आपके हाइग्रोमीटर में। ड्रो हाइड्रोमीटर, अगर ड्रो देख लो फिर हाइड्रो पूछ ले ड्रो, तो अपेक्षिक घनत्व, डी से आप लोग मान लीजिएगा डेंसिटी, तो घनत्व क्या होता है भाई, तो डेंसिटी घनत्व होता है। तो डॉ अगर पूछ ले, डी अगर देखने को मिल जाए हाइड्रो मतलब कि ड्रो हाइड्रोमीटर, तो डी से डेंसिटी होता है, तो अपेक्षिक घनत्व मापा जाता है हाइड्रोमीटर से। और हाइग्रोमीटर पूछ ले तो ग्रो से याद रख लीजिएगा हाइग्रोमीटर, हाइग्रोमीटर तो इससे क्या होगा, तो भाई अपेक्षिक आर्द्रता नापा जाएगा। ठीक है, एक याद रख लीजिएगा आप लोग पायरोमीटर, पायरोमीटर से विकिरण ताप मापा जाता है। ठीक है, पायरोमीटर से विकिरण ताप मापा जाता है। और एक आप लोग जरूर याद रख लीजिएगा, ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, रिंगल मैन स्केल, रिंगल मैन स्केल। तो रिंगल मैन स्केल से क्या मापा जाता है, तो रिंगल मैन स्केल से याद रख लेना है आपको, इससे धुआं मापा जाता है। क्या मापा जाता है, तो धुआं मापा जाता है आपके रिंगल मैन स्केल से। तो ये सभी आपके इंपॉर्टेंट बन जाते थे एग्जाम के व्यू से, तो ये सभी आप लोग जरूर अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा और याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन बन जाता है हमारा, आपेक्षिक घनत्व का होता है। देखो सिंपल से क्वेश्चन पूछ रखा है यहाँ पर कि जो आपेक्षिक घनत्व वो क्या होता है, मात्रक विहीन होता है, विमा विहीन होता है, एक से अधिक होता है, या कोई नहीं। तो वही देखो, जो आपेक्षिक घनत्व होता है वो मात्रक विहीन भी होता है और विमा विहीन भी होता है, मतलब कि एक से अधिक यहाँ पर करेक्ट आंसर देखने को मिल रहा है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर। आपेक्षिक घनत्व क्या है, तो मात्रक विहीन भी है और आपेक्षिक ये विमा विहीन भी है। और आपके ये बीपीएससी में पूछ रखा है इन्होंने क्वेश्चन, बीपीएससी का ये प्रश्न है और ये पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, और आपेक्षिक घनत्व के बाद एक और आप लोग याद रख लीजिएगा, आपेक्षिक आर्द्रता। आपेक्षिक आर्द्रता भी आपका क्या है, तो विमा विहीन और मात्रक विहीन है। आपेक्षिक आर्द्रता, आपेक्षिक आर्द्रता भी मात्रक विहीन और विमा विहीन है, आपेक्षिक घनत्व भी मात्रक विहीन और विमा विहीन है। ठीक है, उसके बाद और याद क्या रख लेना है आपको, घर्षण भी आपका जो है मात्रक विहीन और विमा विहीन होता है, घर्षण। उसके बाद क्या याद रख लेना है आपका, घर्षण घर्षण गुणांक जिसे कहते हो भाई, तो घर्षण गुणांक भी आपका क्या है, तो मात्रक विहीन और विमा विहीन है। आपको याद रख लेना है आवर्धन क्षमता, आवर्धन क्षमता भी आपका क्या है, तो आवर्धन क्षमता भी आपका मात्रक विहीन और विमा विहीन होता है, आवर्धन क्षमता। एक याद रख लीजिए विकृति, विकृति भी आपका क्या है, तो विमा विहीन और मात्रक विहीन है। ये सभी आपके विमा विहीन और मात्रक विहीन है, ध्यान में जरूर रख लेना है, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाता है, धारा घनत्व है। तो भाई देखो ये पूछा क्या गया है कि धारा घनत्व आखिर क्या है। धारा घनत्व ये अदिश राशि है, सदिश राशि है, मात्रक विहीन है, एक से अधिक है या फिर कोई नहीं। तो देखो जो धारा विहीन होता है भाई ये एक क्या है, तो ये एक सदिश राशि है। क्या है, सदिश राशि है। सदिश माने कि वेक्टर क्वांटिटी है आपका जो है धारा घनत्व। अब मैं आपको सदिश और अदिश के बारे में थोड़ा डिफाइन कर देता हूँ कि सदिश अदिश आखिर होता क्या है। सदिश, सदिश माने कि आपका हो गया क्या, तो सदिश मतलब हो गया वेक्टर, और अदिश माने स्केलर क्वांटिटी। तो वेक्टर और स्केलर क्वांटिटी जान लेना जरूरी है। सदिश वेक्टर क्या होता है, तो देखिए इसमें क्या होगा, तो भाई इसमें जो है एक दिशा होता है। क्या होता है, तो एक निश्चित दिशा इसमें होता है। लेकिन अदिश राशि में क्या होता है, तो भाई इसमें दिशा नहीं होता है। क्या नहीं होता है, तो डायरेक्शन जो है अदिश राशि में नहीं होता है, याद रख लीजिएगा। सदिश राशि में दिशा होगा, अदिश राशि में दिशा नहीं होगा। मेनली यहाँ पर क्वेश्चन आपको एग्जाम्पल से देखने को मिल जाता है कि इसमें जो कौन कौन से जो है, इसमें जो है सदिश राशि में आएगा और कौन कौन सा अदिश राशि में आएगा, यहाँ से मेनली आपको क्वेश्चन बनता है। तो क्वेश्चन ध्यान में आपको रख लेना है क्या क्या, जैसे कि सदिश राशि में कौन कौन से आते हैं, तो सदिश में देख लीजिए, याद रख लीजिएगा विस्थापन, विस्थापन जो आता है वो सदिश राशि में आता है। वेग जो होगा वो सदिश राशि में आएगा। उसके बाद त्वरण जो होगा वो सदिश राशि में आएगा। उसके बाद याद रख लेना है विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र या तीव्रता, विद्युत क्षेत्र या तीव्रता ये भी आपके सदिश राशि में आएगा। विद्युत क्षेत्र या तीव्रता सदिश राशि में आएगा। चुंबकीय क्षेत्र या तीव्रता ये भी सदिश राशि में आएगा। चुंबकीय, चुंबकीय क्षेत्र या तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र या तीव्रता ये भी क्या होगा, तो ये भी सदिश राशि में आएगा। बल भी आपका सदिश राशि में आएगा, बल भी सदिश राशि में आएगा। संवेग भी आपका सदिश राशि में आएगा, संवेग भी सदिश राशि में आएगा। आवेग को भी याद रख लेना है क्या है, तो आवेग भी सदिश राशि है, आवेग भी क्या है, सदिश राशि है। और धारा घनत्व भी एक सदिश राशि है।
नेक्स्ट अगर अदिश राशि पूछ ले तो इन सभी को छोड़ के जो भी आएंगे सभी अदिश राशि में आएंगे। तो अदिश राशि में कौन कौन सा आएगा, तो याद रख लीजिएगा अदिश में आ जाएगा द्रव्यमान। द्रव्यमान जो है अदिश राशि में आएगा। कार्य ऊर्जा किस में आएगा, तो कार्य ऊर्जा भाई ये सभी आएंगे आपके अदिश राशि में आएंगे। शक्ति जो है अदिश राशि में आएगा। क्षेत्रफल जो है वो भी अदिश राशि में आएगा। क्षेत्रफल जो है अदिश राशि में आएगा। घनत्व जो है अदिश राशि में आएगा। चाल जो है अदिश राशि में आएगा। दाब जो है अदिश राशि में आएगा। आयतन जो है वही तो ये भी अदिश राशि में आएगा आयतन। नेक्स्ट आप लोग याद रख लीजिए दूरी समय ये सब भी अदिश राशि में आएगा। दूरी समय ये सभी क्या है, तो अदिश राशि में आएगा। ताप ताप और जो धारा होता है ताप होगा धारा होगा ये सभी भी अदिश राशि में आएगा। देखो आज पेन जो है मेरा ये प्रॉपरली वर्क नहीं हो रहा है, पता नहीं क्यों, इस वजह से जो है ये ठीक से लिखा नहीं रहा है। देखो यहाँ पर कुछ मतलब कि खुद ब खुद ये कुछ लाइन आ जा रहा है एक्स्ट्रा में, ठीक है, थोड़ा क्लियर नहीं हो पा रहा है क्योंकि ये पेन प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा है आज। तो फिर भी मैं क्लास ले रहा हूँ, आप लोग आज थोड़ा सा मैनेज करेंगे, कल मैं इसको देखता हूँ इसमें क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। अगर विद्युत विभव पूछे तो विद्युत विभव भी अदिश राशि में आएगा। अच्छा एक आप लोग क्वेश्चन बताएंगे कि अगर चुंबक की विभव पूछ ले तो वो किस में आएगा, तो चुंबक की विभव भाई आप लोग बताएंगे कमेंट में कि ये सदिश होगा कि अदिश होगा। तो चुंबक की विभव ये आपके लिए क्वेश्चन बन जाता है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मौलिक अधिकार का विचार कहाँ से लिया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है। तो मौलिक अधिकार, तो अधिकार का विचार कहाँ से लिया गया है, तो ब्रिटेन से तो नहीं भाई, अमेरिका से जो है मौलिक अधिकार का विचार लिया गया था, मौलिक अधिकार का विचार। और ये जो मौलिक अधिकार है ये कितने भाग में है, तो भाग 3 में आता है आपका मौलिक अधिकार, भाग 3 में है। और आर्टिकल इसका क्या है, तो 12 से 35 इसका जो है आर्टिकल, अनुच्छेद है कितना, 12 से 35 आर्टिकल में जो है मौलिक अधिकार आता है। अगर आपसे पूछा जाए कि मौलिक अधिकार कितने थे, तो देखो टोटल 7 मौलिक अधिकार थे। कितने थे, तो टोटल 7 मौलिक अधिकार थे। लेकिन अब अगर पूछा जाए तो अब कितने मौलिक अधिकार हैं, तो अब जो है 6 मौलिक अधिकार हैं। कौन सा मौलिक अधिकार हटाया गया है, तो देखो ये जो हट गया है मौलिक अधिकार वो हट गया है संपत्ति का अधिकार। जो संपत्ति का अधिकार था भाई उसे मौलिक अधिकार के लिस्ट से हटा दिया गया है। संपत्ति का अधिकार जो था उसे मौलिक अधिकार के लिस्ट से हटा दिया गया है। किस संविधान संशोधन द्वारा, तो 44वां संविधान संशोधन द्वारा हटाया गया है। 44वां संविधान संशोधन के द्वारा इसे जो है संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार के लिस्ट से हटा दिया गया है। और ये अब बन गया है क्या, तो ये अब बन गया है एक वैधानिक अधिकार। कैसा अधिकार बन गया है, तो वैधानिक अधिकार बन गया है भाई, जो कि आर्टिकल 300A में देखा जाता है। कितना में, तो आर्टिकल 300A में जो है ये अब देखा जाता है आपका, ठीक है। एक क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा भाई कि जो मौलिक अधिकार है ये वाद योग्य है या नहीं, तो याद रख लीजिएगा जो मौलिक अधिकार होता है ये वाद योग्य होता है। ये प्रश्न जरूर बनता है कि वाद योग्य है या नहीं, तो ये वाद योग्य होता है, ठीक है। इसे भारत का मैग्ना कार्टा भी कहते हैं, मौलिक अधिकार को भारत का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि मौलिक अधिकार में संशोधन आखिर किसे कौन कर सकता है। मौलिक अधिकार में जो है संशोधन करने का अधिकार किसे प्राप्त है, तो मौलिक अधिकार में अगर आपसे पूछा जाएगा कि संशोधन करने का अधिकार किसे प्राप्त है, तो संशोधन करने का अधिकार किसे है भाई, जरा तुम लोग बता सकते हो क्या। तो मौलिक अधिकार में जो भाई संशोधन किया जाता है जो वो कौन करता है, किसे अधिकार है, तो देखो ये संशोधन करने का अधिकार जो है भाई ये सांसद के पास है। किसके पास है, तो संसद के पास है मौलिक अधिकार को संशोधन करने का। और ये अनुच्छेद 35 के तहत इसमें संशोधन कर सकता है। अनुच्छेद 35 के तहत जो है इसमें संशोधन कर सकता है। अनुच्छेद 35 के तहत, ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखो यहाँ पर क्या है, मंडल आयोग का गठन कब हुआ था, तो देखिए भाई इंपॉर्टेंट है मंडल आयोग। तो मंडल आयोग का गठन हुआ कब था, तो देखिए मंडल आयोग जो था ये मेनली था क्यों, तो देखिए मंडल आयोग जो था भाई ये पिछड़ा जाति को जो है आपके ओबीसी जो हो जाते हैं उन्हें जो है 27% जो है रिजर्वेशन देता है। कितना, तो 27% रिजर्वेशन देने के लिए जो है मंडल आयोग बनाया गया था। ओबीसी को जो पिछड़ा जाति होता है भाई उसे जो है 27% रिजर्वेशन जो है ये मंडल आयोग ने ही दिया था, ठीक है। ये मंडल आयोग का गठन कब हुआ था, तो याद रख लीजिएगा 1979 में इसका गठन किया गया था या स्थापना किया गया था। और इन्होंने अपना जो है पहला रिपोर्ट जो दिया था ये 1980 में दिया था। रिपोर्ट कब दिया, तो 1980 में दिया।
गठन 1979 में हुआ, लेकिन इन्होंने पहला रिपोर्ट जो है 1980 में दिया था। इससे पूछा जाता है आपसे प्रश्न कि मंडल आयोग का जो अध्यक्ष था वो अध्यक्ष आखिर कौन था। मंडल आयोग का जो गठन हुआ था तो इसके अध्यक्ष आखिर कौन थे, तो याद रख लीजिएगा बीपी मंडल इसके अध्यक्ष हो जाते हैं। कौन, तो बीपी मंडल इसके अध्यक्ष थे, बीपी मंडल इसके अध्यक्ष थे। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और इसी के वजह से जो है 27% रिजर्वेशन जो है पिछड़ी जाति को मिला था। मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई, तो वही देखो मानवाधिकार आयोग की स्थापना इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है एंड नेक्स्ट टाइम भी यहाँ से पूछा जाएगा। मानवाधिकार आयोग, तो पहली बात तो यही याद रख लीजिएगा कि मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है। मानवाधिकार दिवस, कोई बता सकता है कि मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है, किसी को आइडिया है तो बता दीजिए कि ये मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है। तो भाई ये 10 दिसंबर को जो है मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट है, मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है, 10 दिसंबर को मनाया जाता है। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है आपके लिए। मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई, 1984 में, 1946 में, 1978 में, कोई नहीं एक से अधिक। तो भाई देखो इसका जो आयोग का स्थापना हुआ था 1984 में नहीं, 1946 में जो है मानवाधिकार आयोग का स्थापना किया गया था। और इसका जो है मानवाधिकार दिवस अगर पूछ ले तो 10 दिसंबर को। अगर है आपसे पूछा जा सकता है भाई कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है मानवाधिकार आयोग का, तो हेडक्वार्टर अगर पूछा जाए तो हेडक्वार्टर आपको दिल्ली याद रख लेना है। कहाँ, तो दिल्ली याद रख लीजिएगा। मानवाधिकार आयोग का हेडक्वार्टर का है, मुख्यालय तो दिल्ली हो जाता है। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा जाता है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, ये मानवाधिकार आयोग था जिसकी स्थापना 1946 में हुआ है, लेकिन अभी इसी में शब्द जुड़ गया है राष्ट्रीय मानवाधिकार, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का स्थापना कब किया गया था, तो याद रख लीजिएगा 12 अक्टूबर 1993। कितना में, तो 12 अक्टूबर 1993 में जो है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का स्थापना किया गया था। ओके फ्रेंड्स, चलिए फिर हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। न्यूटन का पहला नियम देता है भाई, तो देखो न्यूटन के लॉ, तो न्यूटन के जो गति के जो नियम है उसमें 3 गति का नियम दिया गया है, पहला नियम, दूसरा नियम, तीसरा नियम, 3 नियम दिया गया था न्यूटन के द्वारा। और न्यूटन के द्वारा जो है न्यूटन का पहला नियम क्या देता था, तो न्यूटन का पहला नियम जो देता था भाई वो बल का परिभाषा देता था। क्या देता था, बल का परिभाषा देता था। न्यूटन का दूसरा नियम जो है ये बल का सूत्र देता था। सेकेंड रूल, जो न्यूटन का सेकेंड रूल जो था ये बल का सूत्र देता था। और न्यूटन का तीसरा नियम जो है इससे बल की प्रकृति का पता चलता था। न्यूटन का थर्ड लॉ से जो भाई, थर्ड लॉ से क्या पता चलता था, तो बल की प्रकृति का पता चलता था। अब देखिए न्यूटन का पहला नियम जो होता था ना भाई, तो न्यूटन का जो पहला नियम था इसे ही जड़त्व का नियम भी कहा जाता था, जड़त्व का नियम। न्यूटन का पहला नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं, और इसे गैलीलियो का नियम भी कहा जाता था। गैलीलियो, गैलीलियो का नियम, गैलीलियो का नियम भी कहा जाता था। न्यूटन का पहला नियम को जड़त्व का नियम, गैलीलियो का नियम भी कहा जाता था। और इसमें देखिए अवस्था अगर बदलना है, अगर मान लीजिए किसी भी चीज़ का अवस्था बदलना है ना, तो उसमें एक एक्सटर्नल फोर्स की ज़रूरत होती थी। अगर मान लो आपका कोई भी अवस्था वो बदलना है, अगर किसी भी चीज़ को अवस्था बदलना है भाई, तो एक एक्सटर्नल फोर्स की ज़रूरत होती थी। मान लीजिए अगर कोई एक बॉक्स है, अगर इस बॉक्स को यहाँ से यहाँ ले जाना था, इस जगह से यहाँ पर ले जाना था, तो इसमें एक एक्सटर्नल फोर्स की ज़रूरत पड़ती थी। ठीक है, एक्सटर्नल फोर्स की ज़रूरत होती थी, यही आपका न्यूटन का फर्स्ट लॉ कहता था। ठीक है, इसमें मेनली आपको कुछ एग्जाम्पल देखने को मिल जाता है। एक आपसे पूछ लेता है कि अगर कोई रुका हुआ बस चलता है तो उसमें मतलब कि रुका हुआ अगर कोई बस है और वो अचानक से चला, तो व्यक्ति जो है वो झुक जाता है, तो वो किस नियम पे बेस्ड है, तो भाई वो न्यूटन के फर्स्ट लॉ पे बेस्ड है। कोई बस से वो खड़ा है लेकिन जब वो अचानक से चलता है तो व्यक्ति झुक जाता है, तो वो किस नियम पे बेस्ड है, तो वो न्यूटन के फर्स्ट लॉ पे बेस्ड है। और ये प्रश्न पूछा जाता है आपसे, पेड़ से जो फल गिरता है, पेड़ से फल गिरना, ये किस पे बेस्ड है, तो ये भी न्यूटन के फर्स्ट लॉ पे बेस्ड है, आपके न्यूटन के फर्स्ट लॉ पे बेस्ड है। सेकेंड लॉ से भी कुछ एग्जाम्पल से मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ, जो कि कॉपी में लिख लीजिएगा। सेकेंड लॉ से आप लोगों को क्या पूछ लेता है, किसी भी चीज़ में अगर मान लो चोट कम या ज़्यादा लगता है, जब भी चोट कम या ज़्यादा लगने वाला प्रश्न आए तो सभी सेकेंड लॉ पे बेस्ड होगा।
चोट कम या ज़्यादा लगने वाला जितना भी प्रश्न आए सभी न्यूटन के सेकेंड लॉ पे बेस्ड होगा, इस बात को ध्यान में रख लीजिएगा। किसी भी चीज़ में चोट कम लग रहा है या ज़्यादा लग रहा है, अगर मान लो कि जब क्रिकेट खेल रहे हो तो कैच लेने समय भाई चोट कम या ज़्यादा लग रहा है तो न्यूटन के सेकेंड लॉ पे बेस्ड होगा। चोट कम या ज़्यादा सीधा लगा दीजिएगा, न्यूटन का सेकेंड लॉ, आंसर सही होगा। थर्ड लॉ के बारे में यहाँ पर मैं आपको कुछ बता देता हूँ, यहाँ पर ट्रिक। थर्ड लॉ का अगर प्रश्न पूछ ले कि थर्ड लॉ में, तो देखो रॉकेट का जो अनुनोदन होता है भाई, रॉकेट का अनुनोदन थर्ड लॉ पे बेस्ड है। ये सब आपके जो है ना हॉट क्वेश्चन है, रॉकेट का अनुनोदन पूछा जाता है, हॉट क्वेश्चन है, लिख लीजिएगा। रॉकेट का अनुनोदन थर्ड लॉ पे है। बंदूक से गोली निकलने पर जो है भाई यहाँ चोट लगता है आपके कंधे पर, थर्ड लॉ पे बेस्ड है। नाव से कूदने पर नाव का पीछे हटना न्यूटन के थर्ड लॉ पे बेस्ड है। तो तीन आपके हॉट क्वेश्चन है यहाँ पे। रॉकेट का अनुनोदन थर्ड लॉ पे बेस्ड है, बंदूक से गोली निकलने पर चोट लगना जो है ये न्यूटन के थर्ड लॉ पे बेस्ड है, और नाव से कूदने पर नाव का पीछे हटना ये भी न्यूटन के थर्ड लॉ पे बेस्ड आपका हो जाता है। तो ये न्यूटन के थर्ड लॉ से ये तीन हॉट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बन जाते हैं। ठीक है। और एक बात और ध्यान में रख लीजिएगा कि न्यूटन का जो तीसरा नियम है भाई, वो संवेग संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है। न्यूटन का थर्ड लॉ जो है ये संवेग संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है। किस पे आधारित है? तो संवेग संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है, ये जरूर याद रख लेना है आपको। यहाँ पर ये क्या हो गया यार, रांची पुनर्गठन, अच्छा नहीं रांची नहीं होगा यहाँ पर, ये हो जाएगा आपका राज्य। ये क्या हो जाएगा? तो राज्य हो जाएगा। राज्य पुनर्गठन, राज्य पुनर्गठन आयोग के सदस्य थे। तो राज्य पुनर्गठन आयोग के सदस्य कौन थे? के एम पनिकर थे, हृदयनाथ कुंजरू थे, फजल अली थे, कोई नहीं, एक से अधिक। तो भाई के एम पनिकर भी थे, हृदयनाथ कुंजरू भी थे, और फजल अली, मतलब कि एक से अधिक यहाँ पर करेक्ट आंसर देखने को मिल रहा है। ये तीनों जो है राज्य पुनर्गठन आयोग के सदस्य थे। इसका गठन कब हुआ था? तो गठन याद रख लेना है, 1953 में इसका गठन देखने को मिला था। 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन हुआ था। कुछ आयोग के बारे में और मैं आपसे यहाँ पर डिस्कस किया कर लेता हूँ। अगर मान लिया जाए आपसे फजल अली आयोग के बारे में पूछा जाए, फजल अली आयोग, तो फजल अली आयोग से याद रख लेना है आपको, इसका गठन कब हुआ था? तो गठन 1953 में हुआ था, 1953 में। और इसका रिपोर्ट जो दिया था, अपना पहला जो रिपोर्ट दिया था ये 1955 में दिया था। 1955 में जो है इन्होंने पहला रिपोर्ट दिया था। एक आपसे प्रश्न यहाँ पर पूछा जाता है कि राज्य निर्माण से संबंधित आयोग कौन कौन से हैं, ये भी प्रश्न पूछ लेता है आपसे कि राज्य निर्माण से संबंधित आयोग, राज्य निर्माण से संबंधित आयोग, ये देखिए एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है भाई, जो पूछा गया है और जो एक्सपेक्टेड है वो भी मैं यहाँ पर बता दे रहा हूँ। तो ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आपका हो सकता है, राज्य निर्माण से संबंधित आयोग के बारे में नेक्स्ट टाइम आपसे पूछ सकता है। तो एक याद रख लीजिएगा, धर आयोग, जो धर आयोग था, ये धर आयोग जो है आपका राज्य निर्माण से संबंधित आयोग है, धर आयोग। और इसका जो है 1945 में गठन किया गया था। इसके अध्यक्ष के बारे में पूछा जाए तो याद रख लीजिएगा, एस के धर इसके अध्यक्ष हो जाते हैं, एस के धर इसके अध्यक्ष हो जाते हैं। राज्य निर्माण में जो धर आयोग था उसके अध्यक्ष एस के धर हो जाते हैं। एक आयोग आप लोग याद रख लीजिएगा, जेबीपी समिति। दूसरा एक आयोग है जेबीपी समिति, जेबीपी समिति। इसका जो है गठन 1948 में हुआ था। जेबीपी समिति का गठन 1948 में हुआ था। ठीक है। एक क्वेश्चन आपसे यहाँ पर मुझे याद आ रहा है कि पूछा जाता है भाई कि भाषा के आधार पर पहला राज्य कौन सा बना था? भाषा के आधार पर पहला राज्य कौन सा बना था? भाषा के आधार पर फर्स्ट राज्य, फर्स्ट जो भाई था वो स्टेट कौन सा था? तो भाषा के आधार पर पहला राज्य जो है आंध्र प्रदेश बना था। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है कि भाषा के आधार पर पहला राज्य कौन सा बना था, तो आंध्र प्रदेश बना था। और ये कब बना था? तो 1953 में बना था। एक आप लोग याद रख लीजिएगा भाई, आयोग से रिलेटेड है इसलिए याद रख लीजिएगा, सरकारिया आयोग, सरकारिया आयोग, सरकारिया आयोग जरूर याद रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सरकारिया आयोग, सरकारिया आयोग से आपको क्या याद रख लेना है, अगर पूछा जाए कि सरकारिया आयोग बना कब था, तो 1983 में बना था। पूछा जाएगा रिपोर्ट कब दिया था पहला, तो 1988 में रिपोर्ट दिया था, रिपोर्ट। ठीक है।
इसमें कितने सदस्य थे? तो भाई 3 मेंबर इसमें हुआ करते थे। सरकारिया आयोग में कितने मेंबर? तो 3 मेंबर हुआ करते थे। कौन कौन से मेंबर थे? तो याद रख लीजिएगा, एक आपके मेंबर हो जाते थे रंजीत सिंह सरकारिया, रंजीत सिंह सरकारिया, ठीक है। उसके बाद याद रख लीजिएगा बी शिवरमन, बी शिवरमन, बी शिवरमन, और एक थे डॉक्टर एस आर सेन, एस आर सेन। तो रंजीत सिंह सरकारिया, बी शिवरमन और एस आर सेन जो है सरकारिया आयोग के 3 सदस्य थे। एक प्रश्न यहाँ पर पूछा जाता है आपसे कि जो अंतरराज्य परिषद जो बना था वो किसके सिफारिश पर बना था? तो अंतरराज्य परिषद जो है सरकारिया आयोग के सिफारिश पर बना था। अंतरराज्य परिषद, तो अंतरराज्यीय परिषद जो है ये सरकारिया आयोग के ही सिफारिश पर बना था, ठीक है। अंतरराज्यीय परिषद बना कब था? तो बना था भाई ये 28 मई 1990 को। कब बना था? तो 28 मई 1990 को अंतरराज्यीय परिषद बना था। और इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? तो अध्यक्ष इसके पीएम होते हैं, प्राइम मिनिस्टर होते हैं, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट, यहाँ पर प्रश्न दिया गया है आपसे, निम्न में कौन विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? नहीं पूछ रखा है आपसे, विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। रेडियो वेव्स, गामा रे, अल्फा रे, कोई नहीं, एक से अधिक। तो भाई यहाँ अल्फा रे जो है आपका विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है, ईएम वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है, ठीक है। और ये जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बहुत सारा ढेर क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, रिपीट होते हैं, ठीक है। अब देखो, विद्युत चुंबकीय तरंग का अगर आपसे पूछा जाए कि वेग कितना होता है, तो याद रख लीजिए 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है इसका वेग। अगर पूछा जाए किस चाल से चलता है, तो निर्वात में जो है ये प्रकाश की चाल से चलता है। निर्वात में क्या करता है? तो निर्वात में प्रकाश की चाल से ये चलता है आपका विद्युत चुंबकीय तरंग, ठीक है। इसका खोज किसने किया था? तो ये जो डिस्कवर किया गया था भाई, ये मैक्सवेल के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? तो विद्युत चुंबकीय का खोज मैक्सवेल के द्वारा किया गया था। एक क्वेश्चन आपसे यहाँ पर ये पूछा जाता है भाई कि इसका तरंगदैर्घ्य जो है, ये मेन क्वेश्चन इसी से पूछा जाता है कि तरंगदैर्घ्य और ऊर्जा कब बढ़ेगा, कब घटेगा, या फिर तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा किसका होता है, किसका सबसे कम होता है। तो तरंगदैर्घ्य के लिए मैं आपको एक यहाँ पे तरीका दे देता हूँ, याद रख लीजिएगा। देखो, यहां पर आपको लिख लेना है गामा, गामा रे, एक्स रे, ठीक है। उसके बाद पैराबैंगनी, यूवी रे, अल्ट्रावायलेट रे हो जाएगा। उसके बाद विजिबल जो दृश्यमान किरण होता है, विजिबल रे हो जाएगा। उसके बाद आपका अवरक्त हो जाता है, इंफ्रारेड हो जाता है, इंफ्रारेड रे हो जाता है। उसके बाद आपका सूक्ष्म सूक्ष्म जो रे होता है भाई, वो सूक्ष्म रे हो जाएगा। उसके बाद आपका रेडियो वेव हो जाएगा, रेडियो। और एक हो जाता है आपका दीर्घ, दीर्घ किरण जो हो जाता है, दीर्घ रे हो जाएगा, ठीक है। तो देखो, जब भी भाई ये गामा रे से होकर के जब भी ये दीर्घ किरण की तरफ जाएगा, तो इस समय जो है तरंगदैर्घ्य बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा? तो वेवलेंथ, जो तरंगदैर्घ्य है क्या होगा? वेवलेंथ क्या होता है? तो वेवलेंथ बढ़ेगा। और बाकी बात सभी चीज जो है घटेगा। जब भी गामा रे से ये दीर्घ रे की तरफ जाएगा, गामा रे एक्सरे रे से होते हुए जब भी ये दीर्घ रे की तरफ जाएगा, तो वेवलेंथ बढ़ेगा, वेवलेंथ बढ़ेगा। बाकी बात सभी घट जाएगा। बाकी सभी क्या होगा? तो बाकी सभी घट जाएगा। इस तरह से दिमाग में रख लिया कि सिर्फ वेवलेंथ बढ़ेगा, बाकी बात सारा चीज जो है वो घट जाएगा, ठीक है। इस बात को ध्यान में रख लेना है। और जितने भी भाई ये सभी रेस जो हैं, सभी के सभी जो ये सभी रे हैं, ये क्या हैं? तो याद रख लेना है, आपके सभी के सभी आपके अनुप्रस्थ तरंग है, ट्रांसवर्स वेव है। क्या है? तो ट्रांसवर्स वेव है, अनुप्रस्थ तरंग हैं, ट्रांसवर्स वेव हैं, अनुप्रस्थ तरंग है, सभी के सभी ये सभी, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट, किसके पास उच्च ऊर्जा स्तर और छोटा तरंगदैर्घ्य है? देखो, ये क्वेश्चन मैंने अभी पूछा था, वहां पे बताया। और देखो यहाँ पर इन्होंने पूछ भी रखा है कि किसके पास जो है सबसे ऊंचा उच्च ऊर्जा स्तर और छोटा तरंगदैर्घ्य। तो पीछे मैंने डिस्कस कर रखा है, यहाँ पर देखिए, ये मैंने आपको यहाँ पर ये दे रखा है, यहाँ पर ये वाला, इसी से आप लोगों को देख लेना है। तो ऑप्शन पहले देखिए क्या क्या है। अवरक्त किरण है, पराबैंगनी है, दृश्यमान है, कोई नहीं, एक से अधिक, उच्च ऊर्जा स्तर और छोटा तरंगदैर्घ्य पूछा है ना। तो भाई अवरक्त किरण नहीं होगा। अवरक्त किरण कैसे? देखो यहाँ
उच्च ऊर्जा स्तर और छोटा तरंगधरी। तो इधर से जब गामा रेस से आप जाते हो दीर्घ की तरफ तो आपका तरंगधरी बढ़ता है। तो अवरक्त किरण देखो कहाँ पर है, अवरक्त माने क्या हो गया, इंफ्रारेड। तो इंफ्रारेड यहाँ पर है, इंफ्रारेड है ना यहाँ पर, ये यहाँ पर है इंफ्रारेड, ये इंफ्रारेड है, ठीक है। उसके बाद देखिए इंफ्रारेड के बाद आपसे क्या दिया है, पारा बैगनी, पैरा बैगनी दिया हुआ है। तो पैरा बैगनी देखो भाई, अल्ट्रा वायलेट, ये देखो यहाँ पर है। तो इसका जो है अल्ट्रा वायलेट, तो इसका जो है आपका भाई तिरंगधरी तो और छोटा हो गया, बड़ा तो हो गया इंफ्रारेड का। उसके बाद आपका दिया है दृश्यमान विजिबल। तो दृश्यमान कहाँ है, विजिबल, तो यहाँ पर है विजिबल। तो देखो सबसे ज़्यादा, अगर पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा अगर यहाँ देखा जाए तो सबसे ज़्यादा वेवलेंथ किसका है, तो इंफ्रारेड का है सबसे ज़्यादा वेवलेंथ। उसके बाद अगर पूछा जाए तो विजिबल रे का सबसे ज़्यादा वेवलेंथ है। और सबसे कम वेवलेंथ अगर पूछा जाए तो अल्ट्रा वायलेट का है, मतलब कि पराबैंगनी किरण का है। क्योंकि इधर से जब जाते हो तो इधर से जब गामा रेस से आप दीर्घ की तरफ जाते हो तो वेवलेंथ बढ़ता है। तो इस तरह से देखा जाए तो वही आपका यूवी पैराबैंगनी का जो है वेवलेंथ सबसे छोटा हो जाता है और ऊर्जा स्तर तब इसका सबसे ज्यादा हो जाएगा इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग, ठीक है। जल तरंग होता है, तो जब भाई जल तरंग क्या होता है, अनुदैर्ध्य होता है, अनुप्रस्थ होता है, दोनों होता है, कोई नहीं। तो भाई जल तरंग जो होता है अनुदैर्ध्य भी होगा अनुप्रस्थ भी होगा, मतलब कि दोनों यहाँ पर करेक्ट आंसर देखने को मिलेगा। जब देखो जल तरंग से इस तरह से याद रख लेना, जब ये सतह पर होता है ना, तो जब सतह पर होता है तो ये अनुप्रस्थ तरंग होता है, अनुप्रस्थ। सतह पर होता है तो अनुप्रस्थ होता है, माने कि ये इस टाइप से चलता है, ठीक है। और जब ये अंदर होता है, जल जब अंदर होता है तो ये अनुधैर्य होता है, क्या होता है, अनुधैर्य होता है। एक सेकंड रुक जाइएगा। हेलो। हम्म। अच्छा। अच्छा ठीक। हम्म। अच्छा ठीक है, देखते हैं जाकर में। ठीक। ठीक। ठीक है, ठीक है। ठीक। चलो भाई, अब यहाँ पर एक प्रश्न आप लोग यहाँ पर बता दो कि जो आपका ध्वनि तरंग होता है, जो भाई साउंड वेव होता है, वो कौन सा होता है, ध्वनि तरंग, ध्वनि तरंग जो होता है वो कौन सा होता है, अनुदैर्ध्य होता है या अनुप्रस्थ। तो ध्वनि तरंग जो होता है वो अनुदैर्ध्य तरंग होता है। ये सभी प्रश्न पूछे जाते हैं, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, इसीलिए मैं यहाँ पर करा रहा हूँ आपको। जितने भी विद्युत चुंबकीय तरंग होंगे सभी के सभी अनुप्रस्थ तरंग होंगे, जितने के जितने विद्युत चुंबकीय तरंग होंगे सभी के सभी अनुप्रस्थ होंगे। विद्युत चुंबकीय, चुंबकीय सभी में एक जगह भी आपको कंबाइन करा देता हूँ क्योंकि आपको इजिली याद हो जाए। ये अनुप्रस्थ हो जाएगा। कितने अच्छे से मैं आपको सेशन दे रहा हूँ, तो आप लोग समझ सकते हैं कि एक ही जगह पे आपको लगभग सारा मिल रहा है और यहाँ से आप कवर अच्छे से कर सकते हो। प्रकाश तरंग अगर पूछा जाए तो प्रकाश तरंग जो आपका हो जाता है ये भी आपका अनुप्रस्थ तरंग हो जाता है, अनुप्रस्थ तरंग हो जाता है, ध्यान में रख लेना है आपको। आप यहाँ पर एक ट्रिक और लगा सकते हैं कि ध्वनि तरंग अगर पूछा जाएगा ना, यहाँ पर देखिए सिर्फ ध्वनि तरंग ही जो है वो अनुदैर्ध्य तरंग दिख रहा है। बाकी बात जो भी पूछा जाएगा ना तो आप अनुप्रस्थ लगा दीजिए, आपका सही हो जाएगा। सिर्फ ध्वनि तरंग याद रख लीजिए कि अनुदैर्ध्य होता है। अगर उतना लफड़ा नहीं रखना है तो सिर्फ इस तरह से ट्रिक से याद रख लो, ध्वनि तरंग खाली अनुदैर्ध्य आपको याद रख लेना है। बाकी बात जो भी पूछ ले अनुप्रस्थ लगा दीजिए, ठीक है। ध्वनि तरंग जो है भाई ये एक क्या है, तो यांत्रिक तरंग है। मतलब इसका यांत्रिक का मतलब क्या होगा, मतलब कि उसमें वाइब्रेशन होगा, कंपन होगा। तो ध्वनि तरंग जो है एक यांत्रिक तरंग है, इस बात को भी ज़रूर ध्यान में रख लेना है। और इसको जो है चलने के लिए एक माध्यम की ज़रूरत होती है, कि क्या चीज़ की ज़रूरत होता है, तो मीडियम का ज़रूरत होता है। और इसका स्पीड क्या होता है, तो 332 मीटर पर सेकेंड, 332 मीटर
पढ़ सकें। इसमें अगर पूछा जाए कि इसका निर्वात में या इसका वेग या चाल क्या होता है, तो निर्वात में इसका वेग या चाल जो होगा वो 0 हो जाएगा। ठीक है। अगर चाल पूछा जाए कि ध्वनि का सबसे ज़्यादा किस में होता है, तो ध्वनि का चाल सबसे ज़्यादा ठोस में होगा, ठोस से कम द्रव्य में होगा, और द्रव से भी कम गैस में होगा। मतलब सबसे ज़्यादा पूछा जाए इसका ध्वनि तरंग का चाल, तो सबसे ज़्यादा चाल जो हो जाता है वही वो ठोस में हो जाता है। ठीक है। ध्वनि तारत्व किस पर निर्भर करता है, तो वही जो ध्वनि तारत्व होता है वो किस पर निर्भर करता है, तो ध्वनि तारत्व मतलब कि पिच पूछ रखा है आपसे, तो पिच जो डिपेंड करता है वो किस पे, आवृत्ति पे डिपेंड करता है, तो बिल्कुल आवृत्ति पर ही डिपेंड करता है आपका पिच। पिच किस पे डिपेंड करता है भाई, तो आवृत्ति पे डिपेंड करता है, और इसी आवृत्ति के वजह से जो है आवाज मोटा या पतला होता है। आवाज क्या होगा, मोटा या पतला होता है। जैसे कि लड़की का आवाज़ देखो तो पतला होता है, और लड़का का आवाज़ क्या होता है, तो मोटा होता है। तो आवाज़ पतला या मोटा जो होता है वो आवृत्ति की वजह से ये होता है, पिच इसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, ध्यान में रख लीजिएगा। आयाम पे क्या डिपेंड करता है भाई, जो तीव्रता, आवाज़ का जो तीव्रता डिपेंड करता है वो आयाम पे डिपेंड करता है। मतलब कि आवाज़ का धीमा या जोर से होना, आवाज़ का धीमा या जोर से होना ये डिपेंड करता है आपके आयाम पे। ठीक है। अ, अच्छा, आपसे एक प्रश्न पूछा जाता है भाई कि ऑडिबल साउंड का रेंज क्या है। जो आपका ऑडिबल साउंड हो जाए, चाहे जो श्रव्य ध्वनि होता है उसका जो है रेंज क्या होता है, तो ऑडिबल साउंड का रेंज होता है 20 हर्ज से 20,000 हर्ज की। 20 हर्ज से 20,000 हर्ज इसका जो है ऑडिबल साउंड का रेंज होता है, मतलब कि श्रव्य ध्वनि का रेंज। और ये जो है सुना जाता है किसके द्वारा, तो मनुष्य के द्वारा ये सुना जाता है। जो ह्यूमन बीइंग्स होते हैं उनके द्वारा ये सुना जाता है। एक होता है अवश्रव्य त्वरंग। अवश्रव्य त्वरंग, इसका अगर रेंज आपसे पूछा जाए तो इसका रेंज याद रखिएगा 0 से 20 हर्ट्ज तक जो होता है अवश्रव्य तरंग का रेंज होता है। और ये जो होता है ये कुत्ता बिल्ली के द्वारा, और ये भूकंप का जो कंपन होता है उसका ये होता है आपका रेंज, कुत्ता बिल्ली और भूकंप का। कुत्ता बिल्ली से सुन सकते हैं, और भूकंप में जो होता है अवश्रव्य तरंगी होता है। ठीक है। एक होता है पराश्रव्य ध्वनि जिसे अल्ट्रासोनिक साउंड कहा जाता है। अल्ट्रासोनिक, अल्ट्रासोनिक साउंड। और इसका रेंज क्या है, तो भाई 20,000 हर्ट्ज से ऊपर, 20,000 जो हर्ट्ज जो होते हैं भाई उससे ऊपर जो है इसका रेंज होता है अल्ट्रासोनिक साउंड का। और अल्ट्रासोनिक साउंड किसके द्वारा सुना जाता है, तो चमगादड़, डॉल्फिन, ये सभी के द्वारा जो है अल्ट्रासोनिक साउंड सुना जाता है। ठीक है। आपसे एक क्वेश्चन पूछ लेता है कि ध्वनि को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, तो याद रख लीजिएगा ध्वनि को प्रभावित करने वाला कारक ये सभी लिख लीजिए आप लोग, मैं यहाँ लिख नहीं रहा हूँ, बता देता हूँ आपको। तो ध्वनि को प्रभावित करने वाला कारक है तापमान, आर्द्रता, प्रत्यास्था, घनत्व और द्रव्यमान। ठीक है। तापमान, आर्द्रता, प्रत्यास्था, घनत्व, द्रव्यमान, और एक याद रख लीजिएगा भाई द्रव्यमान। ठीक है। तो ये सभी आपको ध्वनि को प्रभावित करने वाले कारक हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बन जाता है सोनार का उपयोग होता है, तो देखो सोनार से क्वेश्चन पूछा गया था, इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट टाइम पूछ लिया जाएगा। पानी के नीचे पहाड़ी का पता लगाने में बिल्कुल, गहराई का पता लगाने में बिल्कुल, कोई नहीं, एक से अधिक। तो करेक्ट आंसर है एक से अधिक। यहाँ पर एक से अधिक सोनार का उपयोग जो है पानी के नीचे पत्थर, पहाड़, ये सब का भी पता लगाते हैं, गहराई का पता लगाते हैं। इसका फुल फॉर्म अगर पूछा जाए तो आपसे पूछ दे दे, तो याद रख लीजिएगा साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। नेविगेशन एंड रेंजिंग, नेविगेशन एंड रेंजिंग। तो साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग जो है आपके सोनार का फुल फॉर्म हो जाता है। प्रीवियस टाइम में ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो हो सकता है इस बार जो है आपसे फुल फॉर्म दे दे कि साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग किसका फुल फॉर्म है आपका। ठीक है। ये किस पे डिपेंड करता है, तो भाई ये अल्ट्रासोनिक, अल्ट्रासोनिक वेव पर ये डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है, तो अल्ट्रासोनिक वेव पे जो है आपका सोनार डिपेंड करता है। इस बात को जरूर ध्यान में रख लेना है आपको। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पर्यावरण दिवस इंपॉर्टेंट है, प्रश्न पूछा जाता है और पूछा जाएगा टीआरई 4 में भी। डे इंपॉर्टेंट, डेज इंपॉर्टेंट है आपके लिए, डेज से तो प्रश्न जरूर पूछेगा। 22 मार्च को पूछ ले तो 22 मार्च को पर्यावरण दिवस नहीं है भाई, इस दिन वाटर डे, जल दिवस मनाया जाता है। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, अर्थ डे मनाया जाता है 22 अप्रैल को हर साल। और 5 जून को है विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, 5 जून को। अगर पूछा जाए आपसे कि 2025 के बारे में पूछ लिया जाए, ऐसे तो खैर अब जो है देखो एग्जाम तैयारी 4 का होगा बाद में, तो 26 का थीम देगा, लेकिन 2025 का थीम अभी खैर आप लोग याद रखो। इसमें 2025 का थीम था प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करना। प्लास्टिक
प्रदूषण को समाप्त करना, प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करना, समाप्त करना। तो इसका थीम था प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करना। और देखो, पहली बार आपसे पूछा जाएगा कि कब मनाया गया था विश्व पर्यावरण दिवस। तो याद रख लीजिएगा 1973 में पहली बार जो है विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया था। 1973 में पहली बार जो है विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया था। और ये किस थीम के साथ मनाया गया था? केवल एक पृथ्वी थीम के साथ मनाया गया था। केवल एक पृथ्वी थीम के साथ जो है पहला पर्यावरण दिवस मनाया गया था 1973 में। 1972 में ये डिसीजन लिया गया था यूएनजीए के द्वारा, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा ये डिसीजन लिया गया था कि हर साल जो है 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाएगा। तो 1972 में डिसाइड किया गया था यूएनजीए, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा कि हर साल 5 जून को जो है पर्यावरण दिवस, एनवायरनमेंट डे मनाया जाएगा। और 1973 में जो है पहली बार जो है वर्ल्ड एनवायरनमेंट मनाया गया था विथ थीम कौन सा? तो वही केवल एक पृथ्वी थीम के साथ जो है पहला पर्यावरण दिवस 1973 में मनाया गया। और 2025 में थीम क्या रखा था? तो प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करना। ये हमारा 2025 पर्यावरण दिवस का थीम था। नेक्स्ट, तो वही हमारे जितने भी आज के प्रश्न थे सभी कंप्लीट हो गए। और यहाँ पर मैंने जितना भी दिया है अपना 100% दिया है। और यहाँ से देख लीजिएगा आप लोग को मैं जितना कराया हूँ, 40 मिनट 41 मिनट का सेशन हुआ है ना। इसी सेशन में से आप देख लीजिएगा जब आपका TRE 4 का एग्जाम होगा या BPSC का एग्जाम होगा, तो इसी 40 मिनट के 40 मिनट के क्लास में से जो है 6-7 क्वेश्चन जो है इसी 40 मिनट में से आएगा। 6-7 क्वेश्चन इसी 40 मिनट में से आएगा। ये आप लोग चेक कर लेना बाद में, ये चाहे आप BPSC की एग्जाम दो, चाहे BPSC TRE 4 की एग्जाम दो। तो वही, चलो फिर मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट क्लास में दूसरे दिन। तब तक के लिए आप लोगों को थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक। अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। और आज से फिर हम लोग अब अपने क्लास को कंटिन्यू रखेंगे, मिलते रहेंगे अब हम।